back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 5 and your first question is question number 46. 45 तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं. 46 क्वेश्चन है. 46 नंबर आपका क्वेश्चन है 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं. प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से नियम कुछ है. देखिए 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब हैं. बल्ब के लिए वोल्टेज कितना दिया है 220 और शक्ति कितनी दी है 500 वाट. ये दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं. और ये जोड़े कितने वोल्ट से गए हैं. जोड़े गए हैं, इन पर लिखा है 220 वोल्ट, लेकिन 220 वोल्ट से नहीं जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं 110 वोल्ट से. तो क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करेंगे? नहीं करेंगे. ये अगर 220 वोल्ट से जोड़े जाते तो ये प्रॉपर्ली वर्क करते, अन्यथा ये जो है कम लाइट देंगे. जितना इनके में प्रकाश है अधिकतम, वो अधिकतम प्रकाश नहीं है उत्सर्जित कर पाएंगे. तो आपको ज्ञात करना है प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति क्षय हो रही है. हमको यहाँ पर इसमें शक्ति क्षय ज्ञात करना है, इसमें भी शक्ति क्षय ज्ञात करना है. तो हम क्या करें, प्रत्येक बल्ब का पहले रेजिस्टेंस निकाल लें. ठीक है, देखिए प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकालने का फार्मूला कल बहुत बार कर चुके हो. क्या होता है R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन T बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R. R इक्वल टू V स्क्वायर 220 बटे में हो जाएगा 5. ये 0 कैंसिल. 22 का 22 से गुणा जानते हो कितना होता है बटे 5. इतने ओम. ये प्रत्येक का प्रतिरोध है. अगर जुड़े किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में. ये दोनों का है, इसका भी है, इसका भी रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों बल्ब एक ही जैसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखा था प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध. तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे. तुल्य प्रतिरोध को हम लिख रहे हैं R डैश से. तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर इसका है R1, जिसका रेजिस्टेंस R2 है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2. और ये प्रत्येक का मान है कितना 484 बटे 5. तो आपका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर आ जाएगा 484 बटे 5 गुणे नहीं प्लस 484 बटे 5. टोटल प्रतिरोध इसका 2 गुना कर दीजिए. 2 × 4 8 4 अपॉन 5. चलिए हमने यही रख लिया इतने ओम. अब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे कैंसिल हो जाए. तो टोटल प्रतिरोध हमने क्यों निकाला है, इससे इसमें बहने वाली हम धारा निकाल सके. जब वैद्युत धारा निकल आएगी तो हम दोनों की शक्ति अलग अलग निकाल सकेंगे. अगर किसी भी सर्किट में आपको निकालना हो कि शक्ति कितनी होगी प्रत्येक की, तो आपको क्या चीज पता होना चाहिए, उसमें करंट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला आपका P वाला नहीं है जिसमें कि I ना होता हो. P इक्वल टू IV, P इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है, एक केवल है वो विभव वाला. ठीक है, उसमें I की जरूरत नहीं पड़ती, तो विभव से हम शक्ति इसकी निकाल भी नहीं पाएंगे. ठीक, तो हमको I चाहिए, तो फार्मूला क्या लगा है, प्रत्येक में प्रवाहित वैद्युत धारा I इक्वल टू, देखा आपका फार्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है, R ये हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, और नहीं V वाला लगाइए जिसमें आपको क्या दिया, R भी हो, R हो, V हो और I हो. V इक्वल टू I R लगा दीजिए. I इक्वल टू V अपॉन R ये लगा दीजिए. समझ पाए ओम के नियम से. I इक्वल टू V अपॉन R. V कौन सा रखोगे, जिस वोल्टेज से आपने जोड़ा है. हाँ, तो इनको इतने वोल्टेज से जोड़ना चाहिए था, ये तो प्रॉपर्ली वर्क करते. आपने जोड़ा है 210 से, तो यहाँ पर जब आप I निकालोगे तो यही जोड़ोगे, तो करंट इसके द्वारा फ्लो हो रहा है यहाँ पर. तो I इक्वल टू V हो गया 110 अपॉन R का मान ये वाला जो तुल्य प्रतिरोध है 2 484. और ये 5 कहाँ होगा, यहाँ चला, ये काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा. 11 से काटेंगे, 11 से 44 सही है ना. 2 से इसको काट दिया कितना हो गया
5 हो गया। तो I इक्वल टू आ गया 25/4। क्या समझ पाए? इतने एम्पियर करंट आ गया आपको। हमको करंट निकालना ही नहीं, हमको तो सबकी शक्ति निकालना है। अब इसकी शक्ति P1 निकालना है हमको, करंट पता है, दोनों में यही जाएगा। I इक्वल टू 25/44। अलग अलग शक्ति निकालना है, एक की निकाल लीजिए वही दूसरी की भी निकलेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पर P बराबर कौन सा लगा सकते हो? I पता है और R पता है, तो क्या लिख सकते हो? I² R, ये लगा दोगे यहाँ पर। तो कर दीजिए, प्रत्येक बल्ब की शक्ति P इक्वल टू I² R। I² इसका स्क्वायर करोगे 25/44 गुणे 25/44। अब R कौन सा यहाँ रखोगे? एक का प्रतिरोध, ये नहीं लिखोगे, तुल्य प्रतिरोध नहीं रखोगे। आप एक की शक्ति निकाले जा रहे तो एक का प्रतिरोध ये रखोगे, कितना है? 4/8/5। I² मैंने 25/4 को 2 बार लिख दिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 44 एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, है ना? तो अब ये हो जाएगा 11×44, ये इससे कटेगा 5। कितना आ रहा है? 25×125/4 भाग करो तो कितना आएगा? 4 या 12, 4×4 हो गया, एक बचा 4×8। कितने वाट? इतने वाट शक्ति प्रत्येक की हो जाएगी, क्योंकि देखो करंट श्रेणी क्रम में बराबर जाता है तो सब में इतनी धारा जाएगी, और दोनों का प्रतिरोध जब बराबर बराबर था दोनों का, तो दोनों में जो शक्ति होगी वो भी बराबर बराबर आएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि शक्ति तो दोनों पर 500 वाट लिखी थी, तो ये तो 500 वाट तब थी जब इसको कितने वोल्ट से जोड़ते? 220 वोल्ट से। जब 220 वोल्ट से जोड़ते तो शक्ति फुल पूरी पावर से फुल शक्ति से ये वर्क कर रहा होता। लेकिन आपने कम वोल्टेज से जोड़े हैं तो शक्ति ये जो है 500 वाट नहीं होगी, प्रत्येक की कम शक्ति से काम करेगा। प्रत्येक कितनी शक्ति से काम कर रहा है? 31.25 से। तो इसका मतलब है किसी की पावर जो है किस पर निर्भर कर रही है कि उसको जब हमने जोड़ा है तो कितने वोल्टेज से जोड़ा है, उसमें करंट कितना जा रहा है। अगर कहें प्रकाश कौन ज्यादा देगा, तो जिसकी यहाँ पर शक्ति ज्यादा निकालोगे, शक्ति ज्यादा आ जाए, वो प्रकाश ज्यादा देगा। यहाँ दोनों बराबर प्रकाश देंगे क्योंकि दोनों की शक्ति क्या है? बराबर। नोट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 आपका है। इस प्रकार से सर्किट बना, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, प्रत्येक कितना है? 4 ओम। ये हो जाएगा 4 ओम। इसको हम मान ले चलो R1, R2, R3, ये AB के बीच 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2, R3। क्वेश्चन आपका दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की शक्ति दी जा सकती है। अगर 64 वाट से ज्यादा शक्ति इनको मिलती है तो फिर क्या होंगे? फ्यूज होंगे या कुछ की गड़बड़ करेंगे। 64 वाट तक की शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? आपको पूरा परिपथ कितना अधिकतम शक्ति ले सकता है ये ज्ञात करना। देखिए तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। R1 व R2 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे कितना आएगा? समांतर में आधा हो जाएगा बस। जब बराबर बराबर होते हैं तो आधा हो जाता है। 1/4 R डैश निकाल लीजिए, आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा ये यहाँ का। ठीक है, अब ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है। वैसे कैपेसिटर जैसे ये समझ लीजिए दोनों हट गए हैं, इसकी जगह एक ये रेजिस्टेंस जुड़ गया है जिसका प्रतिरोध कितना है? 2। अब 2 ओम जो होगा ऐसे यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है, इसके आगे 4 ओम लगा हुआ है, तो 2 ओम 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। होना 2 ओम व 4 ओम, या उसका नाम क्या दे दें? R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, ऐसे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 ओम।
तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल आया है 6 ओम। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें अगला जो लिखा हुआ है कि तथा प्रत्येक को 64 वाट तक की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। देखो जितनी वैद्युत शक्ति जोड़ोगे इसको पूरी वैद्युत शक्ति मिलेगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यहाँ पर वैद्युत शक्ति बढ़ जाएगी। प्रत्येक को 64 वाट की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। तो हम मानते चलो इसको 64 वाट शक्ति दी जा सकती है, इसको भी 64 वाट, इसको भी 64 वाट। तो अगर इसको 64 वाट शक्ति दी जा सकती है तो फिर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए प्रत्येक को 64 वाट दी जा सकती है, तो इसको हम कितनी दे दें, T = 64 वाट दे दें। और इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, तो देख लें यहाँ से करंट कितना जा रहा है, जो करंट यहाँ से जाएगा वही तो दोनों भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ जाकर के। समझ पाए बात? क्योंकि प्रत्येक को 64 वाट शक्ति दी जा सकती है, शक्ति दी जा सकती है। अतः R3 में प्रवाहित वैद्युत धारा, फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे? देखिए आपको P पता है, R पता है और I निकालना है। क्या फार्मूला आपके पास होता है? P = I²R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से निकालेंगे, आप पहले यही लगा लीजिए, P = I²R। R कितने क्या लेंगे? R3, क्योंकि हम यहाँ का अगर करंट पता चल जाए तो समझ लो सबका करंट पता हो जाएगा, और पहले आप इनका करंट निकाल भी नहीं सकते, आपके पास कोई ट्रिक भी नहीं है। तो P का मान कितना हो गया? 64। I निकालना है और ये कितना है यहाँ पर? 4 है। ये 4 से डिवाइड करोगे 16 बचेगा ना। I² = 16, तो I = कितना जाएगा? 4 एम्पियर। अर्थात इस उपकरण में वैद्युत धारा जा रही है 4 एम्पियर। तो यहाँ से जब 4 एम्पियर आ रही, यहाँ जैसे ही आएगी तो दोनों में जब बराबर रेजिस्टेंस होता है तो आधी आधी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ कितनी इधर चली जाएगी? 2 एम्पियर चली जाएगी, और इधर भी इसको हम I2 नाम दे रहे हैं, I1 I2, इधर भी कितनी चली जाएगी? 2 एम्पियर चली जाएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन था 64 वाट की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है, तो दिया हुआ है पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। अब पूरा परिपथ कितनी शक्ति ले सकता है, तो पूरे परिपथ के लिए हमको पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस पता हो जाए और पूरी हमको वैद्युत धारा पता हो जाए कितनी इसमें जा रही है। पूरे परिपथ की शक्ति निकालने के लिए पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस, देखो अभी हमने यहाँ की धारा ज्ञात किया तो हमने क्या किया, यहाँ का रेजिस्टेंस याद किया, यहाँ की शक्ति यूज किया। अब अगर पूरे परिपथ की शक्ति निकालना है तो पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस पता हो जाए हमको, और पूरे परिपथ की धारा पता हो जाए, P = I²R से हम उसकी शक्ति निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस ये देखो निकाल के रखा है। समझ पाए क्या? पूरे ये नहीं है, ये पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अब पूरे परिपथ की शक्ति देख लीजिए क्या हो जाएगी। अतः संपूर्ण परिपथ की शक्ति, संपूर्ण परिपथ की शक्ति P बराबर, फार्मूला तो यही लगाएंगे, कौन सा? I²R। पूरे परिपथ में करंट कितना जा रहा है? पूरे परिपथ में करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर। देखिए 4 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, यही तो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन पूरे परिपथ में है तो 4 ही एम्पियर। ये यहाँ पर लिख दोगे 4², और पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। ये पूरे परिपथ का इसीलिए पहले ही निकाल लिया था। इसको सॉल्व करोगे तो 4 को कितना हो जाएगा? 16 × 6 96। ये हो जाएगा इतने वाट। ये आपका आंसर हो गया पूरे परिपथ। अब देखिए हमको पूरे परिपथ की शक्ति निकालनी थी, तो हमको या फिर क्या पता होता कि पूरा परिपथ कितने वोल्ट से जुड़ा है, तो हम करंट निकाल के P = IV लगा लेते। तो पूरे क्वेश्चन में वोल्टेज कहीं नहीं दिया है, जिसका मतलब P = IV हम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? शक्ति निकालना था पूरे परिपथ की, P = I²R लगा सकते हैं। तो R कौन सा? पूरे परिपथ का। I कौन से? पूरे परिपथ की। इसीलिए मैंने सबसे पहले पूरा प्रतिरोध निकाला है, उसके बाद में पूरे परिपथ का करंट निकाला है, तब जाकर के ये फार्मूला लगा दी। ये आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 49, 48 ट्राई करिए अपने आप, देखिएगा। 49 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। एक वैद्युत मोटर है जिसका प्रतिरोध है 2 ओम। आप एग्जाम में पूरी लैंग्वेज लिखेंगे या फिर ऐसे लिख दें मोटर के लिए। मोटर के लिए दिया हुआ है R = 2 ओम दिया हुआ है, और 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। V = 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, और
अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की वैद्युत धारा लेती है। I इक्वल टू 10 एम्पियर। ये AMP लिखा हुआ है, एम्पियर ANS मत लिख देना। एम्पियर की वैद्युत धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है। इस समय इसमें वैद्युत शक्ति कितनी लग रही है, तो शक्ति निकालना तो बहुत ही आसान है। इस फार्मूले से निकाल लीजिए। वैद्युत शक्ति B बराबर क्या यूज कर रहे हैं, IB। I हो गया 10, B है 110, कितना हो जाएगा 1100 वाट। इस समय 1100 वाट की शक्ति ले रही है, ठीक है। और इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब वाट को का दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। तो यहीं से आगे सेंस और निकलेगा, अगला पार्ट हल होगा कि इतने वाट शक्ति ये मोटर ले रही है, तो इसका मतलब है प्रति सेकेंड 1100 जूल एनर्जी लॉस कर रहा है मोटर। इस नहीं, अगर ये जो है इतने एम्पीयर धारा ले रहा है और इतने वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्रति सेकेंड कितनी एनर्जी लॉस करना चाहिए, 1100 जूल लॉस करनी चाहिए एनर्जी। अब आगे इसमें पार्ट है कि इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। लेकिन जितनी शक्ति है मोटर की, पूरी यांत्रिक ऊर्जा में कभी व्यय नहीं होती। जितनी शक्ति ये फैन ले रहा है, पूरी शक्ति से यह वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। शक्ति ले रहा है अगर 1100, तो इसमें से कुछ एनर्जी कहाँ लॉस हो रही है, हीट एनर्जी में। प्रत्येक उपकरण ये जो मूव करने वाले हैं, इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कहा कि कितनी ऊर्जा फिर यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रही है। यांत्रिक ऊर्जा होती है जो कार्य कर रहा है मोटर, लेकिन जो हीट एनर्जी है वो तो लॉस हो गई ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम हीट एनर्जी निकाल देंगे, माइनस कर देंगे कि कितनी उष्मा उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न प्रति सेकंड आप लिख लीजिए, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब समय हमने कितना ले लिया, 1 सेकंड। प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा H बराबर आप I स्क्वायर RT होता है ना, तो I स्क्वायर ले लीजिए और T का मान 1 सेकंड ले लीजिए। तो H इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर, I है 10 तो 100 लिख दें, R है 2 और T का मान 1, 200 जूल प्रति सेकंड। देखिए मोटर की शक्ति कितनी थी, 1100 वाट। और इसमें की जो शक्ति जो 1100 वाट शक्ति कहो या कहो कि प्रति सेकंड मोटर 1100 जूल एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, ठीक है। लेकिन हीट एनर्जी कितनी उत्पन्न हो रही है, 200। तो इसका मतलब फिर वर्क कितना हो रहा होगा, 1100 माइनस 200। क्या बात समझ पाए, वर्क मतलब यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे वहां से आई शक्ति आई 1100 इसमें फैन में, लेकिन ये पूरा जो मूव कर रहा है ये यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये पूरी 1100 नहीं है, इसमें से 200 किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब इसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी बची, 1100 माइनस 200। देखो अतः यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1100 माइनस 200 बराबर कितनी आ जाएगी, 900 जूल प्रति सेकेंड। उत्पन्न हो रही थी 1100 जूल प्रति सेकेंड और यांत्रिक ऊर्जा में कितनी मिल रही है, 900 जूल प्रति सेकेंड। ये पूछा है कि उत्पन्न उष्मा का ऊर्जा का कितने प्रतिशत है, ये शायद पूछा गया है। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो आपको देखना है इस शक्ति का ये कितना भाग है, यांत्रिक ऊर्जा में कितना प्रतिशत हो रहा है। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे, आता है प्रतिशत कैसे निकलता है, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय प्रतिशत ऊर्जा, प्रतिशत निकालना है 90 इंटू 100 अपॉन टोटल नीचे रखा जाता है। जैसे कहें 600 में आप जो 500 नंबर पाए हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालते हो, 500 गुणे 100 बटे 600, टोटल नीचे रखते हो ना। तो टोटल एनर्जी इतनी थी वो नीचे रखी जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 से भाग करो कितना आएगा, 11 के 88, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 20 हो जाएगा, 11 के 11 9 बच जाएगा, फिर 11 के 88, फिर कितना बचेगा, जितना बचेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतने प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। 82 लिखा है वो 8 हटा दीजिए, तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं। देखिए 3 रेजिस्टेंस है और प्रत्येक कितना है, R, प्रत्येक बराबर बराबर का है। ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया यहाँ पर,
किसी भी बोर्ड से जोड़ दिया तो यहाँ पर जो तीनों शक्ति लेते हैं P बराबर वो कितनी है 10 वाट है। R1 R2 R3 तीनों सेम है। अब बात मत करिए यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट शक्ति लेंगे। अब इन्हीं को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये अब ये कितनी शक्ति ले रहे होंगे ये आपको ज्ञात करना है। उसी बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी बी से जुड़ा था, बैटरी बी से यहाँ भी जुड़ा है, तो दोनों प्रतिरोधों में देखो क्या अंतर आएगा, आर 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 हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और सबका मान क्या है आर आर है तो 3R हो जाएगा ना, 3R ओम हो जाएगा। ये आपको R मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से दिया नहीं है, बराबर बराबर है तो R मान लिया। अब श्रेणी क्रम में आप यहाँ से निकाल लीजिए शक्ति फिर कितनी होगी, शक्ति का अनुपात निकालना है तो P इक्वल टू मान लीजिए यहाँ से V बैटरी से जोड़ा है तो P V और R में सूत्र बताइए क्या होता है, P V और R में तो क्या होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। पहले श्रेणी क्रम के लिए आप कर रहे हैं तो P कितना दिया हुआ है 10 और V स्क्वायर, या फिर आप यही सूत्र लिखा रहने दें, अभी हम आगे यूज कर लेंगे इसी को। ये पहली स्थिति का हो गया यहाँ पर, दूसरी P1 V1 R1 लिख दिया। समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, समांतर क्रम में प्रतिरोध 1 अपान R डैश बराबर ये निकालोगे 1 अपान R 1 अपान R, समांतर क्रम का फार्मूला तो 3/R आ जाएगा, R डैश बराबर यहाँ से आ जाएगा R/3। प्रतिरोध ये है, सेल वही है, यहाँ भी सेल वही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमको शक्ति निकालना है। यहाँ की शक्ति P1 मान ले तो यहाँ पर P2 क्या होगी, तो ये यहाँ पर 1 माना है, दूसरे की हम शक्ति P2 मान ले तो V तो वही रहेगा, V नहीं बदल रहा, वोल्टेज वही है, V स्क्वायर अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। बात समझिए, तीन प्रतिरोध हैं, तीनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा V वोल्ट से, तो कहाँ शक्ति ले रहा है 10 वाट, तो देखो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रतिरोध निकाल लिया तीनों का, और ये P1 10 वाट है और यहाँ का R1 हम ये वाला लिखेंगे, इसको चलो हम R1 मान ले रहे हैं, लेकिन R1 उसको भी मानना है तो R डैश यहाँ पर मानना है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे R डैश लिख देंगे। अब समांतर क्रम में उन्हीं को जोड़ दिया तो ये प्रतिरोध आपका निकलेगा R डबल डैश निकलेगा, तो समांतर क्रम का प्रतिरोध R डबल डैश आपका आ गया R/3। तो यहाँ की शक्ति निकाल ले, यहाँ की शक्ति निकाल ले, दोनों को भाग कर दे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ की शक्ति ये हो गई, यहाँ की शक्ति ये हो जाएगी P2 इक्वल टू R डबल डैश। B मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि उसी सेल से पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, उसी सेल से बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया, दोनों को भाग कर दे तो क्या रिलेशन मिलेगा, 1 और 2 से। देखिए क्या चित्र हम मिटा सकते हैं, कोई भी ये मिटा दें, बनाना पड़ेगा आपको। दोनों को भाग करो तो देखो क्या रहा है, P1 अपान P2 इक्वल टू V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, देखो V स्क्वायर अपान R डैश, नीचे हो जाएगा V स्क्वायर अपान R डबल डैश, V स्क्वायर कैंसिल, P1 अपान P2 इक्वल टू ये हो जाएगा R डबल डैश अपान R डैश। P1 का मान है 10, P2 आपको निकालना है, R डबल डैश का मान क्या आया है R अपान 3 और इसका मान R डैश का कितना आया है 3R। ये R से R कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 हो गया, 9 और 10 से मल्टीप्लाई करो 90 वाट की शक्ति मिलेगा। क्या किया गया, आपको प्रतिरोध नहीं दिया था, प्रतिरोध मानना था R1 R2 R3 R भी है, सब बराबर बराबर के हैं। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकाल के श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दिया, समांतर क्रम का प्रतिरोध निकाल के समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया, दोनों में शक्ति ही निकाला मैंने, दोनों को भाग कर दिया, बस वोल्टेज सेम है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है, लिखा है बस उसी सेल से, या लिखा होता तो नहीं लिखा तो यही मानते कि पहले उसी वोल्टेज से जोड़ा था श्रेणी में, फिर बाद में भी उसी से जोड़ा है समांतर क्रम, तो लिखा नहीं होता है क्वेश्चन। Now क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है 10 वाट और 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। देखिए मोटर के लिए दिया हुआ है सब कुछ, वोल्ट दिया हुआ है, पहले नहीं वाट दिया हुआ है, P इक्वल टू 10 वाट, और फिर वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। आप लोग बोल दिया करो अगर जिसके सामने बुक हो तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 12 ओम।
12 ये मोटर के लिए इतनी सब चीजें दी हैं, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं मोटर को कितनी धारा मोटर कितनी ले सकता है, ये सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि विद्युत मोटर कितनी धारा ले सकता है, यहीं से निकाल सकती है अगर जरूरत हो। हाँ कहाँ से लगा, मोटर की कुंडली में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात कीजिए। उष्मा उत्पन्न होने की दर का मतलब होता है 1 सेकंड में उत्पन्न उष्मा, जिसे कहते हैं कार्य करने की समय दर, तो समय से भाग कर देते हैं ना, 1 सेकंड रख देते हैं उसका मान, तो उत्पन्न उष्मा की दर का मतलब होता है प्रति अपान v। t का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 और v का मान दिया हुआ है 20। यहाँ से धारा निकल आएगी 1/2 एम्पियर। इससे निकालिए उत्पन्न उष्मा की दर। उत्पन्न उष्मा की दर, उष्मा को आप देखिए आपकी शक्ति के फार्मूले भी यही होते हैं, I²R V²/R, और यही जो है उत्पन्न उष्मा के भी होते हैं और यही किए गए कार्य के भी होते हैं अगर समय का मान हम 1 रखते हैं। अगर समय का मान हम 1 रखते हैं, t का मान 1, t का मान 1, t का मान 1, तो ये फार्मूले जो होते हैं यही होते हैं शक्ति के भी, यही होते हैं उसके उष्मा के भी, और यही होते हैं कार्य के भी। तो एक का याद के लिए सबके याद हो जाएंगे। तो ये जो दर निकलेगी, आप फार्मूला यहाँ पर I²R लगा दीजिए जरा, t चाहे कहो चाहे इसको s को, दोनों बात बराबर है। तो I का मान निकला है 1/2, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और R का मान है 12। 3 चाहे वाट कहो चाहे इसको कहो जूल प्रति सेकेंड, कितने जूल प्रति सेकेंड उष्मा उत्पन्न हो रही है, और मोटर की शक्ति थी कितनी 10 वाट, तो फिर यांत्रिक कार्य में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, टोटल शक्ति थी इसके कितने वाट 10 वाट थी, और उष्मा कितनी उत्पन्न हो गई 3 जूल उत्पन्न हो गई। ठीक, तो फिर शक्ति इसको यांत्रिक कार्य में कितनी मिल रही है 10 - 3। अतः यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक कार्य में व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगी 10 - 3 बराबर 7, चाहे वाट कहो चाहे जूल प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है गलत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। एक कुंडली जो है 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, कैसे 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। यहाँ पर 2 प्रतिरोध, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का प्रतिरोध है 2.5, 2.5। एक कुंडली बनाई गई है जिसमें 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। यहाँ की लैंग्वेज देखो समझ में आ रही है, लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। अर्थात कुंडली में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं 2, और प्रत्येक का प्रतिरोध है इतना। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया। यहाँ पर वोल्टेज कितना लगाया गया 1 वोल्ट का, और समय कितना 5 मिनट तक के लिए लगाया गया है। उत्पन्न होने वाली उष्मा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर उत्पन्न उष्मा निकालनी है तो I²RT हमको लगाना है, क्योंकि समय का मान 1 नहीं है यहाँ पर, तो आप लिख लेंगे वोल्टेज भी हो गया 1 वोल्ट, और T हो गया आपका 5 मिनट, मिनट में नहीं यहाँ रखा जाता, सेकंड में रखा जाता है। ये कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो गया। अब उत्पन्न उष्मा के लिए आपको I²RT लगाना है। यहाँ पर भी उत्पन्न उष्मा निकालने जा रहे हैं तो आप VI नहीं लगाएंगे। ठीक, तो I निकालिए कितना होगा, I को क्या लगाएंगे, टोटल प्रतिरोध लेना पड़ेगा, V/R करोगे, लेकिन R की जगह क्या तुल्य प्रतिरोध, तो निकाले कि ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा समझ पाओगे, कहाँ से रखें, R का मान 2.5 + 2.5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना दोनों, तो R1 + R2 हो जाएगा, तो दोनों का मैंने जोड़ दिया। क्या समझ पाएंगे बात, 1/5 बराबर 0.2 एम्पियर। और नहीं समझ पाया कि R कहाँ से आया, श्रेणी क्रम में दोनों का प्रतिरोध होता है R1 + R2, दोनों को जोड़ दिया वो निकाल आया। तो I निकाल आएगी, उत्पन्न उष्मा देख लीजिए, उत्पन्न उष्मा H बराबर I²RT, I² 0.25², R कितना है टोटल प्रतिरोध 5 ओम, और T का मान कितना है 300, और ये एनर्जी जो निकलेगी ये जूल में निकलेगी, कैलोरी में नहीं निकलेगी। यहाँ पर समझ पा रहे, ये जूल में आंसर निकल के आएगा, आंसर कैलोरी में दिया है। तो I² ये हो गया। R एक का नहीं लोगे, पूरी कुंडली का लोगे, जो कि कितना है 5 ओम है। आप चाहें तो यहाँ पर निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस R = R1 + R2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.04
और ये कितना आ जाएगा, 3 से 15, 0 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, 15 को 60, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद यहाँ पर लगाओगे तो ये आ गया 60 जूल। ठीक है, अब इसको बदलना है कैलोरी में, तो 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 4.2 या 4.18 भी लिखा जाता है। ठीक, तो अगर इसको आप भाग कर दें 4.2 से तो आपका आंसर कैलोरी में आ जाएगा, और कैलोरी में आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 14.3 कैलोरी। 3 कैलोरी भाग कर लीजिए, यही आएगा आपका।